जी जनाब। Alter Limited produce and market a single product. Following information is available from AL records for the month of Feb 2013. सेल प्राइस पर यूनिट आपको गिवन है, फिर डायरेक्ट मटेरियल आपको गिवन है 2 kg लगता है एट द रेट ऑफ 5 पर केजी, 10 रुपए। लेबर है पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट, फिर सेलिंग एक्सपेंसेस आपको गिवन है। सेलिंग एक्सपेंसेस के बारे में ये नहीं बताया कि ये फिक्स्ड है या वेरिएबल है, तो इसके बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेंगे। एडमिन एक्सपेंस उसने बता दिए, अगर इनके बारे में कुछ नहीं बताया होगा तो हम इसको, जो एडमिन एक्सपेंस है वो नॉर्मली फिक्स्ड होते हैं। प्रोडक्शन आपने किया 175,000 यूनिट्स। ये 175,000 यूनिट्स हैं, ये गुड यूनिट्स हैं। इसका मतलब है प्रोडक्शन ज्यादा हुई है। ये तो वो प्रोडक्शन है जो आपके पास गुड यूनिट्स की है। और फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास 30,000 यूनिट्स, मतलब इतनी प्रोडक्शन है और फिर 30,000 आपके पास पड़ा भी हुआ, मैं इसी में से पड़ा होगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन में वो कहता है कि इंस्पेक्शन इज परफॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द प्रोडक्शन। इसका मतलब है 100% सारा कुछ लग चुका है। एंड डिफेक्टिव यूनिट्स आर एस्टिमेटेड 20% ऑफ द इंस्पेक्टेड यूनिट्स। द डिफेक्टिव यूनिट्स आर सोल्ड एज अ स्क्रैप। इसका कॉन्सेप्ट वही प्रोसेस अकाउंट वाला है। हाँ जी, तो पहले तो आप ऐसा करें कि आपके 175,000 यूनिट्स तो गुड यूनिट्स हैं, जिसमें से 20% जाया होने के बाद ये प्रोडक्शन मिली है। इसका मतलब है, और इंस्पेक्शन भी हमने एंड पे की है, इसका मतलब है कि ये 80% है और 100% स्टॉक कोई और होगा। तो यहां से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा मटेरियल भी 100% लग चुका है, लेबर भी 100% लग चुकी है, ओवरहेड भी 100% लग चुके हैं। तो इसलिए हम टोटल यूनिट देखते हैं कि टोटल यूनिट्स पे कितना काम हुआ। तो कितना आंसर आ गया? 218 218,750 750 218,750। इसका मतलब है इतने यूनिट बने हैं, मटेरियल भी इतने यूनिट्स पे लगा है, लेबर भी इतने यूनिट्स पे लगी है, ओवरहेड भी इतने यूनिट्स पे लगे, क्योंकि एंड पे इंस्पेक्शन की है। हाँ, अगर 60% इंस्पेक्शन होती तो फिर हम देखते हैं कि मटेरियल कितना लग चुका है, लेबर, एक सवाल भी इस तरह का पहले डिस्कस हो चुका है। फिर वो कहता है फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ गुड यूनिट। ये उसने खुद भी बता दिया कि जो फिक्स्ड ओवरहेड आपने एलोकेट करने हैं ना, वो गुड यूनिट्स की बेस बनानी। एज कंपेयर टू लास्ट मंथ, सेलिंग एक्सपेंस इन फेब 2013 हैव डिक्रीज्ड बाय 42,000। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये 2013 फेब कहता है एज कंपेयर टू द लास्ट मंथ, पिछले महीने सेलिंग एक्सपेंस इन फेब 2030 हैव डिक्रीज्ड बाय 42,000, पहले से 42,000 कम हो गए हैं। और जनवरी में जो प्रोडक्शन है पिछले महीने, वो आपने सेल की है 180,000 यूनिट्स। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से हम सेलिंग एक्सपेंस का हाइलो मेथड लगा सकते हैं। हाइलो मेथड का फायदा क्या होगा कि हमें सेलिंग वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड अलग अलग मिल जाएंगे। उसने पिछले साल के, पिछले महीने के यूनिट्स भी दे दिए, इस महीने के यूनिट्स गिवन है, और दोनों महीनों का जो कॉस्ट का डिफरेंस है वो 42,000। तो हाइलो मेथड बेसिकली होता क्या है भला, पता है या भूल गए हो? हाइलो मेथड में हम करते क्या है, वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करने का एक तरीका होता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वो क्या तरीका होता है कि हाई और लो, यूनिट भी ले लेते हैं, कॉस्ट भी ले लेते हैं। कहता है जो कॉस्ट में फर्क है ना, आप जिस स्ट्रक्चर में लेते हैं ना उसी स्ट्रक्चर में ले लो, कॉस्ट ऊपर लिख लो और यूनिट इधर लिख लो। वो कहता है जो कॉस्ट का डिफरेंस है ना वो 42,000 है, उसने खुद ही बता दिया। यहां पर देखिए, वो कहता है कि पिछले महीने और इस महीने का जितनी भी कॉस्ट लग रही है, दोनों का जो फर्क है, अगर आप लिखना चाहते हो भी तो लिख लो। अब 295,000 है,
अब क्या सेलिंग एक्सपेंस 295,000 और ये 42,000 कम है, इसका मतलब है पिछले महीने 42,000 ज्यादा होंगे। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट डिफरेंस लिख सकते। और यूनिट का जो डिफरेंस है वो कहता है जो पिछले साल है वो 180,000 थे पिछले महीने, और इस महीने हम देख लेते हैं कितने यूनिट सेल हुए। 175,000 गुड यूनिट बने हैं, जिसमें 30,000 आपके पास मौजूद हैं। तो सेल कितने हो गए? 145,000। बाकी तो जाया हुए है ना, जाया हुए तो नहीं बिकेंगे ना। मतलब गुड यूनिट्स हमारे पास 175,000 है, जिसमें से प्रोड्यूस इतने की हैं, जिसमें 30,000 अभी तक हमारे पास पड़े हैं। इसका मतलब है सेल कितने हुए? 145। अब कहें सर सेल क्यों ले लें, प्रोडक्शन ले लें? क्योंकि नीचे उसने सेल 180,000 गिवन की है, तो वो भी सोल्ड यूनिट लेंगे। यूनिट सेम रखना होता है। और वैसे भी सेलिंग एक्सपेंस हैं, इनका डिफरेंस कितना आ गया? 180 माइनस 145, 35,000 यूनिट्स। लो जनाब, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास आ जाएगी 42,000 डिवाइडेड बाय 35,000। लो जनाब, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई? 1.2। अब आप ऐसा करो, अपना नॉलेज इस्तेमाल करो और मुझे बताओ कि फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ रही है। फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट है जनाब हमारे पास, कोई भी टोटल कॉस्ट ले लीजिए, 295,000 ही ले लो। 295,000 ये टोटल कॉस्ट है, ये सेलिंग एक्सपेंस की। 295,000 माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 145,000। 1.2 माइनस 1.2 मल्टीप्लाई बाय 145,000, तो 295,000 में से माइनस कर दो वेरिएबल, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो बाकी आपके पास आ जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट। डन, वेरिएबल कॉस्ट भी आ गई, फिक्स्ड कॉस्ट भी आ गई, ये पर यूनिट आ गई और टोटल भी हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद तो सवाल खत्म हो गया। कहते हैं अज्यूमिंग देयर इज नो इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग, कैलकुलेट ब्रेक इवन सेल्स इन क्वांटिटी। हमें ब्रेक इवन सेल्स इन क्वांटिटी चाहिए। अब ब्रेक इवन सेल्स का जो फार्मूला होता है इन क्वांटिटी, ब्रेक इवन सेल्स वो होता है जनाब फिक्स्ड कॉस्ट या कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट या कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन को पर यूनिट कंट्रीब्यूशन पे डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ यूनिट ही आ जाएंगे ना। तो कभी आपको टोटल कंट्रीब्यूशन गिवन होगा, कभी आपको फिक्स्ड कॉस्ट गिवन होगी, तो जिस तरह से भी सवाल गिवन होगा एडजस्ट कर लेना। तो हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड करते हैं। अब ये डाटा आपको सारा पर यूनिट गिवन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो कॉस्ट लग चुकी है वो लगी है 2,18,750 यूनिट्स के लिए, लेकिन इसके बदले जो यूनिट बने हैं वो 175,000 यूनिट बने। प्रॉब्लम ये है, और जो इसका फर्क है वो हमारे यूनिट लॉस हो गए हैं और उसकी स्क्रैप वैल्यू भी आई हुई है। तो देखें जरा लॉस यूनिट कितने हैं। 43750। वैसे तो नॉर्मल लॉस की कोई औकात नहीं होती, बट अगर उसकी स्क्रैप वैल्यू गिवन हो तो कॉस्ट में से माइनस हो जाती है। अब आप लोगों ने प्रोसेस अकाउंट पढ़ा हुआ है, अब ये हर बात आपको पता चल सकती है।
अगर नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू ना होती तो हम इसका कुछ भी ना करते, बट अगर गिवन हो बस यूनिट में से यूनिट माइनस करते। कॉस्ट पर यूनिट सिंपल फाइंड करनी है एक तरह से। तो बेसिकली अब प्रॉब्लम यह है कि जो सारी कॉस्ट लग चुकी है, इंस्पेक्शन एंड पे हो रही है, लेबर भी पूरी लगी, मटेरियल भी पूरा लगा, ओवरहेड भी पूरे लगे, तो हम क्या करते हैं कि पर यूनिट को पहले 2,18,750 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं, टोटल कॉस्ट आ जाएगी, फिर उसको गुड यूनिट पे डिवाइड कर देंगे। वो याद है ना कॉस्ट पर यूनिट कैसे फाइंड करते हैं? कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट माइनस टोटल लेबर मटेरियल ओवरहेड की कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू ओवर इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, ये वही कॉस्ट पर यूनिट का फार्मूला है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले सेल प्राइस गिवन है पर यूनिट, तो वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करने जा रहा हूं मैं। वर्किंग नंबर 1 वेरिएबल कॉस्ट, लो मेरे भाई, वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास सबसे पहले आ गई जनाब, मटेरियल की 10 पर यूनिट है मटेरियल, तो 218,750 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये हमारे पास आ जाएगा 218,7500। लेबर, लेबर है 2 पर यूनिट, 218,750 मल्टीप्लाइड बाय 2। हाँ, अगर वो 60% पे होता ना कि जी 60% लेबर लगी है, क्योंकि लेबर तो इवनली थ्रू आउट द ईयर होती है, तो फिर हम उसका 60% से मल्टीप्लाई भी करते। तो ये कितना आ गया जनाब? 437,500, 437 ओवरहेड, ओवरहेड पर यूनिट कितने हमारे जनाब? 4 रुपीज पर यूनिट, 218,750 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये इसको डबल कर दें, 875,000। उसके बाद ये जो आपके पास एक्सपेंस आ रहे हैं ना, सेलिंग एक्सपेंस वेरिएबल, ये ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सोल्ड हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सोल्ड हैं, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। लेस कर देंगे इसमें से स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू जनाब आपके पास आ रही है 5 पर यूनिट, आपके यूनिट जो जाया हुए वो 43750 है, मल्टीप्लाइड बाय 5 रुपीज आपको एक यूनिट की स्क्रैप वैल्यू मिलेगी। करो जरा मल्टीप्लाई इसको, 218,750। लो जनाब, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, ये प्रोडक्शन कॉस्ट है, ये आपकी बेसिकली प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो कि यूनिट तो 2,18,750 हुए, लेकिन उसके बदले बने कितने? 175,000। जितने गुड यूनिट बने उसके ऊपर हम एलोकेट करेंगे। इसको माइनस करके बताया जरा कितना आंसर आ रहा है? कितना? 32181, 3281250। अब कॉस्ट पर यूनिट, प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, हम डिवाइड इसको कर देंगे 175,000 पे, क्योंकि गुड यूनिट बने हैं 175,000, तो हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, करें जरा डिवाइड, 18.75। इसमें हम प्लस कर देंगे वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस, वो भी तो 1.2 निकाले थे वेरिएबल पर यूनिट, वो भी पर यूनिट भी थी, तो जो 1.2 निकाला था वो भी हमारी वेरिएबल कॉस्ट थी। ओके की बात?
तो हमारी टोटल वेरिएबल जो कॉस्ट आ गई, ये प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई 18.75 और वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस आ गए। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 19.95। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बता सकते हो क्या? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेल प्राइस आपकी जनाब 26 है माइनस 19.95, तो हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया? 6.0। गॉट इट? ये तो सीधा सीधा काम हो गया। अब हमें सारी फिक्स्ड कॉस्ट भी चाहिए, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट होगी तो हम डिवाइड करेंगे ना। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो गिवन है, वर्किंग नंबर 2 यहां पर निकाल लेते हैं। वर्किंग नंबर 2 फिक्स्ड कॉस्ट। जी मेरे भाई, वर्किंग नंबर 2 फिक्स्ड कॉस्ट, सबसे पहले तो उसने कहा है कि 3.5 पर यूनिट है जो प्रोडक्शन कॉस्ट है फिक्स्ड। प्रोडक्शन ओवरहेड 175,000 मल्टीप्लाइड बाय 3.5, 175,000 मल्टीप्लाइड बाय 3.5। हाँ जी जनाब, ये कितना आ गया? 6,12,500। इसमें हम प्लस कर देंगे जो बाकी फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, जैसा कि सेलिंग एक्सपेंस का 121,000 फाइंड किया था, तो याद है ना? तुम्हें याद हो के ना याद हो, हमें याद है सब जरा जरा। किधर गया ये 121,000? ये जो फिक्स्ड कॉस्ट हमने निकाली थी, 121,000, ये आ गई सेलिंग। इसके अलावा एडमिन कॉस्ट भी बताई हुई है 101,400, ये नॉर्मली फिक्स्ड होती है। 101,400 लो मेरे भाई, इसको कर लो प्लस, ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट आ गई। अपने कैलकुलेटर अपने पास रखोगे, गुड। 834,900, 834,900। लो जी, आओ जरा, जहां पर फार्मूला लिखा था ना उसमें जाकर पुट कर दो। फिक्स्ड कॉस्ट हमारी आ गई जनाब 834,900 वर्किंग नंबर 2 से डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा आ गया 6.05 वर्किंग नंबर 1 से। इसको डिवाइड करें, हमारा आंसर आ गया। ये बेसिकली हमारा सोल्यूशन है। हाँ जी, 138,000 ये यूनिट्स हैं। हाँ जी जनाब, क्लियर होगी बात? कोई सवाल पूछना है तो पूछ लें। मैं इसकी वर्किंग थोड़ी सी जूम आउट कर देता हूं ताकि आप अपना सवाल देख लें एक ही स्क्रीन पे। यहाँ पे देख लें, ठीक होगी बात? कोई सवाल पूछा करें, पता चले कि आप लोग बैठे हो इधर। सर जी
सर वो आपने एडमिन एक्सपेंस को क्यों वेरिएबल और फिक्स में अलग-अलग नहीं किया? एडमिन ना नॉर्मल फिक्स होते हैं नॉर्मली, ठीक है ना, और ना ही उसकी कोई बेस बताई थी, कुछ नहीं बताया था कि सेलिंग तो होता है ना कि जितने यूनिट सेल होंगे उसके ऊपर अप डिपेंड करेगा, तो वो वेरिएबल होंगे। लेकिन वो जो एडमिन एक्सपेंस होते हैं ना नॉर्मली तो फिक्स होते हैं, बट अगर वो खुद बता देता तो हम उसमें से कोई वेरिएबल ढूंढ लेते, अगर वो कहता जितने परसेंट उसमें से वेरिएबल है। अदरवाइज जो एडमिन एक्सपेंस होते हैं ना वो फिक्स होते हैं, ठीक है। वो क्योंकि वो ओके सर। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होते हैं, वो ऑफिस से रिलेटेड होते हैं, उसमें कोई एज सच मेरे ख्याल में वो प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई काम नहीं हो रहा होता। तो सेलिंग एक्सपेंस वेरिएबल होते हैं क्योंकि वो डिपेंड कर रहे होते हैं यूनिट सोल्ड के ऊपर। और कोई सवाल? तो फिर ऐसा करें कि आप स्प्रिंग 2014 का क्वेश्चन निकालें। स्प्रिंग 2014, स्प्रिंग 2014 क्वेश्चन नंबर 6। ये सितंबर 2013 में सीवीपी का कोई सवाल नहीं आया। सितंबर 2013 में सीवीपी या टारगेट कॉस्टिंग का कोई सवाल नहीं आया। तो फिर डायरेक्ट चलें मार्च 2014 क्वेश्चन नंबर 6 पे। जी, ओरिएंट स्टोर वाला सवाल है, 16 नंबर का पेपर में सवाल आया हुआ है। सवाल क्या है जनाब? सवाल है कि सेल्स की हैं वो 1500,000 की टोटल। वो कहता है कि जनाब ओरिएंट स्टोर लिमिटेड ऑपरेट्स रिटेल आउटलेट एट वेरियस पेट्रोल पंप अक्रॉस द सिटी। The average monthly performance of these outlet is as under. हाँ जी, the average monthly performance of these outlet is as under. Sales सर 1500,000। जी जी। सर ये क्वेश्चन नंबर 5 सीवीपी का नहीं है? वो डिसीजन मेकिंग का थोड़ा सा वो सीवीपी और डिसीजन मेकिंग मिक्स है, अच्छा, तो ये हम डिसीजन मेकिंग के साथ कर लेंगे। ठीक है सर। सेल्स 1500,000, रेंट एक्सपेंसेस 50,000 और अदर फिक्स्ड कॉस्ट है 150,000। OSL earn contribution margin of 15% on items on which retail price are printed। ये इस तरह का सवाल ना आसान होता है लेकिन रिजल्ट इसका हमेशा खराब होता है। वजह कि वो दो तीन चीजें एक ही चीज पर अप्लाई करनी होती हैं और स्टूडेंट थोड़ा परेशान हो जाते हैं। जरा गौर से देखना। OSL earn contribution margin 15% on items on which retail price are printed। These items constitute 40% of the total sale। मतलब टोटल सेल्स का जो 40% है उसमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन 15% है। यानी टोटल सेल्स का 40% जो सेल्स हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो 15% है। ऑल अदर आइटम्स आर सोल्ड, बाकी सब का मतलब सेल्स की 60% का 25% है। ये बात समझ लगी? ओके की बात। वो कहता है कि जिसके ऊपर रिटेल प्राइस प्रिंटेड होती है ना हम उसको 15% मार्जिन पे बेचते हैं, और जिसके ऊपर सेल प्राइस प्रिंटेड नहीं होती उसको हम 25% मार्जिन पे बेचते हैं। दूसरी बात कहता है उसकी जो 40% सेल्स हैं वो रिटेल प्राइस वाली हैं, जो 60% है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेल्स हैं 40% सेल्स का मार्जिन 15% है और 60% सेल का मार्जिन 25% है। क्लियर होगी बात? ये बेसिकली उसने हमें अलग अलग सेग्रीगेट करके बताया। तो इसके मतलब है अगर हम इसकी वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करने जाएंगे ना
तो वेरिएबल कॉस्ट इकट्ठी फाइंड नहीं होगी एक ही दफा, दोनों के ऊपर अलग अलग सीपीएस लगेगा, दोनों का अपना अपना सीपीएस लगेगा, तब जाकर वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। बल्कि मैं तो कहता हूं वेरिएबल कॉस्ट लगे हाथ फाइंड करते ही जाओ। कंट्रीब्यूशन मार्जिन एक का 15% है, एक का 25%, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 85% और 75%। वो ऐसा ही होगा ना, क्योंकि कंट्रीब्यूशन मार्जिन का मतलब तो यही है कि उसमें मार्जिन एक में 15% है, कंट्रीब्यूशन एक का 15% है 100% में से, और दूसरा 25% है। चले बाद में करते हैं, एक दफा सवाल पढ़ लें फिर। Suhaib Enterprise has offered OCL to establish an outlet at one of its petrol pump located in the posh area of the city. OSL planning department estimates that, वो कहता है, at the proposed location the sale volume would be 20% lower than average. लोग कहता है जी उस जगह पर ना जो आपका सेल वॉल्यूम होना वो 20% कम हो जाएगा। सेल वॉल्यूम 20%, being a posh area, OSL would able to charge 10% higher price on which retail price are not printed. ये जरा गौर करना है। कहता है जिसके ऊपर प्राइस प्रिंट नहीं होगी ना वहां पर आप 10% ज्यादा कीमत चार्ज कर लेना वहां जाकर। इसका मतलब है जो रिटेल प्राइस है वो असल कीमत पे बिकेगी, लेकिन जिसके ऊपर प्रिंट नहीं है रिटेल प्राइस वो 10% ज्यादा कीमत पे बिकेगी। अदर फिक्स्ड overhead would be the same as the average of the existing outlet. कहता फिक्स्ड अदर फिक्स्ड ओवरहेड सेम रहेंगे। नेक्स्ट कहता डिटरमाइन द ब्रेक इवन सेल्स अंडर द assumption that SE मंथली चार्जेस, ऑप्शन नंबर 1 के रेंट 75,000 होगा। ये जो ऊपर 50,000 रेंट गिवन है ना, वो कहता ये नहीं, रेंट उसकी बजाय कितना होगा 75,000। ऑप्शन नंबर 2 कहता है रेंट 50,000 ही होगा लेकिन हमें टोटल सेल्स का 5% कमीशन देना पड़ेगा। ओके, कहता विच ऑफ द अबव ऑप्शन वुड यू रिकमेंड एंड व्हाई। कहता है आप कौन सी ऑप्शन रिकमेंड करोगे और क्यों करोगे। वो दोनों का कंट्रीब्यूशन फाइंड कर लेते हैं, जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा आएगा, ऊपर से या ऊपर उसने ये भी कहा कि ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स, तो ब्रेक इवन सेल फाइंड कर लेते हैं। जिसकी ब्रेक इवन सेल ज्यादा आएंगी हम वो रिकमेंड कर देंगे। ओके की बात। हम ना प्रॉफिट देखेंगे, ब्रेक सेल्स तो जितनी मर्जी हो जाएगी, हम प्रॉफिट देखेंगे या कंट्रीब्यूशन देख लेंगे या प्रॉफिट देख लेंगे। जिसका कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट ज्यादा आएगा हम उसको रिकमेंड कर देंगे। ओके की बात। अच्छा ये हुजैफा का मैसेज आया कि आवाज नहीं आ रही, ये सिर्फ हुजैफा भाई को आवाज नहीं आ रही है, बाकी सबको भी मसला है? ये जरा मुझे ओके कर दें ताकि। नहीं सर क्लियर आ रही है। ओके तो हुजैफा भाई आप अपनी लोकेशन चेंज कर दें। हाँ जी, सवाल शुरू करते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है ये और 14 नंबर सवाल है, मजे का सवाल ये है, लेकिन सवाल बहुत आसान है। देखें उसने हमें जो डाटा दिया हुआ है ना इसी के ऊपर ही हम चीजें अप्लाई करेंगे। जो डाटा गिवन है ना उसी के ऊपर ही चीजें अप्लाई करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 भी और ऑप्शन नंबर 2 भी हम दोनों यहां पर लिख लेते हैं। ऊपर तो नाम वगैरह आप लिख देंगे और यहां पर हम लिख देते हैं ऑप्शन नंबर 1 और साथ ही लिख देते हैं ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सेल्स, जो सेल्स गिवन है इसी को चेंज करना है, लेकिन इसकी 40% सेल्स कुछ और रेट पर है, 60% सेल्स का रेट कोई और है। और नीचे जब अगर देखें तो जो 20% हमारा वॉल्यूम कम हो जाएगा सेल्स का, तो उस वजह से भी सेल कम हो जाएगी। और जो अदर देन रिटेल प्राइस है उसकी कीमत भी 10% बढ़ जाएगी। तो जनाब जो आपको सेल्स गिवन है पहले वो दो टाइप की हैं। एक सेल है आपके पास रिटेल आउटलेट, रिटेल प्राइस वाली,
और एक सेल है अदर। जो रिटेल प्राइस वाली सेल है वो बेसिकली आपके पास 1500 का रुपीज एंड थाउजेंड ही कर रहे हैं, 1500 का 40% है, 15,000 का 40% है। और नई जगह जाकर वो 20% कम हो जाएगी, 1500 का 40% और नई जगह जाकर वो 20% कम हो जाएगी, मतलब सेल्स 80% रह जाएगी और इसकी कीमत पे कोई फर्क नहीं पड़ना, इसकी कीमत पे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो जनाब बताएं जरा फिर सेल कितनी होगी? 1500 मल्टीप्लाइड बाय 40% मल्टीप्लाइड बाय 80%। जी जनाब, रुपीज एंड थाउजेंड करना है। और 80 दोनों ऑप्शन 480 सर। 480 है, क्योंकि ऑप्शन सिर्फ रेंट की चेंज हो रही है कि एक में रेंट हमारा 50,000 है प्लस कमीशन है और एक में रेंट हमारा 75,000 है और कमीशन नहीं है। अदर सेल जो हमारी है वो 1500 का 60% है, लेकिन नई जगह जाकर 20% कम हो जाएंगी और कीमत 10% बढ़ जाएगी। वो जो अदर सेल है ना विदाउट रिटेल प्राइस, वो टोटल सेल का 60% है, लेकिन जब नई जगह पर जाएगी, नई लोकेशन पर जाएगी, 20% कम हो जाएगी और 10% कीमत बढ़ जाएगी। ये कितना हो जाएगा जनाब? 790 790। फिर हमें कमीशन भी देना पड़ेगा, लेकिन कमीशन ऑप्शन 2 में देना पड़ेगा, ऑप्शन 1 में कमीशन नहीं देना पड़ेगा। अब देख ले, ऑप्शन 1 में सिर्फ रेंट है 75,000 जो कि फिक्स है, वो फिक्स कॉस्ट में कवर होगा। ठीक होगी बात? और ऑप्शन 2 के अंदर रेंट भी है और कमीशन भी है, 5% ऑफ टोटल सेल। तो जरा टोटल सेल्स का 5% ले, ऑप्शन 1 में तो कमीशन है ही नहीं ना। 480 प्लस 792 का 64 480 प्लस 792 का 5%, कितना? 64 सर। 64 63.6। ये कमीशन देना है हमने, ये हमारी आ जाएंगी नेट सेल्स। तो नेट सेल्स आ गई जनाब आपके पास 480 प्लस 792 1272 और इसको माइनस किया तो 1208.4। ये हमारी सेल्स आ गई। ये चाहे तो आप कमीशन को अलग भी लिख सकते हो वेरिएबल कॉस्ट के साथ, कोई मसला नहीं। अब आ जाए हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। वेरिएबल कॉस्ट का उसने मार्जिन बताया हुआ, वेरिएबल कॉस्ट। अब मुझे ये बताएं कि जितने भी वेरिएबल एक्सपेंसेस है ना, वॉल्यूम की वजह से वो चेंज होते हैं, सेल प्राइस के चेंज होने की वजह से नहीं चेंज होते। वॉल्यूम के चेंज होने की वजह से वो चेंज होते हैं, बट सेल प्राइस के चेंज होने से वो चेंज नहीं होते। तो आप चाहो तो जो सेल प्राइस की, मैं आपको आसान तरीका बता देता हूं। एक है रिटेल प्राइस वाली कॉस्ट, रिटेल प्राइस वाली 1500 सेल प्राइस थी उसकी और उसका 40%, ठीक है। इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 15%। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 85% है। तो ये गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड, तो मल्टीप्लाइड बाय 85 ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाय 80% वॉल्यूम कम होने की वजह से।
1500 का 40% लेंगे क्योंकि रिटेल प्राइस है 40%, और उसका कॉस्ट लेंगे, इसके ऊपर ये सीपीएस अप्लाई कर दिया, और फिर उसका 80% इसलिए लिया कि वॉल्यूम चेंज हुआ। तो बताया जरा कितना आंसर आ रहा है? जी, कोई कर रहा है हल? 1500 मल्टीप्लाई बाय 40% मल्टीप्लाइड बाय 408। ये बात समझ भी लगी है सबको या नहीं? वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करने की है। दोनों केसेस में 408। रिपीट कर दे। सॉरी, तो देखिए ना, सीपीएस अप्लाई किया है 15%। सर ये रिपीट कर दे। करो 15% का 40% तो टोटल सेल आ गई ना, और उसके ऊपर सीपीएस है 15%। 15% मार्जिन है, तो सेल 100 रखी, वेरिएबल कॉस्ट 85 आ गई, और वॉल्यूम भी कम हुआ है। अब पहले से सेल्स 20% कम हो गई है। या सिंपल यार, अल्लाह के बंदो, आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो नई सेल्स है ना 480 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 85, ये कर लो, क्योंकि नई सेल्स तो 80% से मल्टीप्लाई की हुई है ना, तो 480 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 85 कर लो। ये एग्जैक्ट वही बात लिखी हुई है यहां पर। हाँ जी जनाब, आप ऐसा कर लो, ये ज्यादा आपके लिए फिजिबल रहेगा। ये तो थी आपकी सेल्स, नई सेल। अब आपने इस नई सेल के ऊपर सीपीएस अप्लाई करके वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करना है, और वो वेरिएबल कॉस्ट आपके मार्जिन पे है। तो इसका मतलब है 100 सेल है और 85 उसकी कॉस्ट है। फिर जो दूसरी सेल्स है वो 1500 का 60% है, और 80% नई लोकेशन पे सेल हुई है। लेकिन इस सेल के ऊपर आपने सेल प्राइस का जो 10% बढ़ गई है, कीमत बढ़ने की वजह से वेरिएबल कॉस्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वॉल्यूम कम या ज्यादा होने की वजह से वो फर्क पड़ेगा। ये है आपकी नई सेल्स। मल्टीप्लाइड बाय 25% है उसका, तो 25% को कैसे लिखते हैं? 100 सेल हो गई और 75 उसकी वेरिएबल कॉस्ट हो गई, तो 75% कंट्रीब्यूशन मार्जिन है ना, तो इसमें वेरिएबल कॉस्ट 75% है। करो जरा कैलकुलेशन। 540, ये दोनों वेरिएबल कॉस्ट है दोनों ऑप्शन के अंदर। लो जनाब, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। निकालो जरा कंट्रीब्यूशन। 1272 में से 408 और 540 माइनस करें। जी 324, 324 और 1208 में से 408 और 540 माइनस करें, 260.40। अभी हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गया। अगर आप देखें तो कंट्रीब्यूशन हमें ऑप्शन 1 पे ज्यादा नजर आ रहा है। ऑप्शन 1 पे कंट्रीब्यूशन हमें ज्यादा नजर आ रहा है। फिर भी हम एक दफा इसका नेट प्रॉफिट भी चेक कर लेते हैं। सवाल उसने दो पूछे हैं, एक पूछा है ब्रेक इवन सेल्स फाइंड करें, वो भी फाइंड करते हैं। पहला ऑप्शन है ब्रेक इवन सेल्स,
ठीक है ना, दोनों की अलग अलग। वो कहता है जी दोनों अजम्पशन लेकर ब्रेक इवन सेल्स फाइंड करें, फिर ये भी बताएं कि उसमें से कौन सा बेस्ट है। तो जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा वो बेस्ट होगा। फिर भी हम देख लेते हैं इसका, इसमें से लेस कर दो फिक्स कॉस्ट। सेल्स में बाद में फाइंड करवा देता हूं। फिक्स कॉस्ट एक तो जनाब ये 150 है और उसने खुद कहा ये चेंज नहीं होनी। एक जगह रेंट 50 है और एक जगह रेंट 75 है, तो दोनों ऑप्शन में अलग अलग रेंट है। एक का रेंट है 50 और 150, ऑप्शन 1 में जो रेंट है वो 75 है प्लस 150 अदर फिक्स कॉस्ट, और दूसरे की ऑप्शन में है 50 और 150। ये जो 150 है ये अदर एक्सपेंसेस है, तो ये आ जाएगा 225, ये आ जाएगा 2। चेक कर ले, जिस ऑप्शन पे हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा वो हम वो रिकमेंड करेंगे। 324 में से 225 माइनस कर दिया 99, और यहां पर 60.4। हम कहेंगे जी ऑप्शन 1 बेस्ट है, लेकिन दूसरा सवाल उसने कहा ब्रेक इवन सेल्स भी बताएं। ब्रेक इवन सेल्स का फार्मूला तो आपको छोटे होते ही याद था। क्या है ब्रेक इवन सेल्स का फार्मूला? हाँ जी, फार्मूला है जनाब कंट्रीब्यूशन, सॉरी फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएस रेशो। तो दोनों की फिक्स कॉस्ट भी गिवन है, सीएस रेशो फाइंड कर लो। फिक्स कॉस्ट एक की है 225 डिवाइडेड बाय, तो सीएस रेशो का पता है ना किसे कहते हो? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल। कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन कितना है मेरे भाई? 324 डिवाइड बाय सेल कितनी है? 1272। और दूसरे का फिक्स कॉस्ट है 220 और सीएस रेशो कंट्रीब्यूशन ओवर सेल, कंट्रीब्यूशन कितना था? 260.40 डिवाइड बाय उसकी सेल्स कितनी थी नेट? 1208.4। लो जी फाइंड कर लो, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर। 225 को डिवाइड कर दे 324 ओवर 1272 पे, कितना आ गया? 883 इन 1000 में है। ये आ गया ऑप्शन 1 पे ब्रेक इवन सेल्स। अमाउंट में चाहिए ना, तो इसलिए उस पर डिवाइड कर रहे हैं। 260.40 को डिवाइड कर दें 1208.4 पे। हाँ जी, कितना आंसर आ गया? कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो? जी जनाब, ओके होगी बात? चलो जी, जो भी आपका आंसर आ रहा है वो आप लिख लेना, ठीक है। हम आगे चलते हैं। ये 220 नहीं है, 200 है। ये 220 नहीं है, 200 है। फिक्स कॉस्ट तो 200 ही है ना, आपके पास लिखा हुआ है। चलें जी आगे चलें फिर। जी 928 आ गया आंसर।
हाँ जी जनाब, डन। इसमें कोई सवाल है तो पूछें, वरना फिर हम आगे चलते हैं। ये सवाल आपका है जनाब ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 के साथ, ये टोटल सवाल है आपका। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें, वरना फिर आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें जो बात ना समझ, और इसके बी पार्ट, जी जी, बी, हाँ बी पार्ट में उसमें रिकमेंडेशन पूछी है, तो हम कहेंगे ऑप्शन 1 इज बेस्ट, क्योंकि ऑप्शन 1 में ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है। यहां पर देखिएगा, कंट्रीब्यूशन भी ऑप्शन 1 में ज्यादा है। सेल को नहीं देखेंगे, ब्रेक इवन सेल जिसमें ज्यादा है, वो ब्रेक इवन सेल्स में हो सकता है हमारी कॉस्ट भी तो बढ़ गई है, वो जो आपने 75,000 का लिया है, तो आप या तो कंट्रीब्यूशन देखें या फिर नेट प्रॉफिट को बेस बनाकर देखें, ठीक है ना। तो सेल को तो तब हम बेस बनाएंगे जब कोई और ऑप्शन ना हो। तो सेल तो हमारी ज्यादा हो सकती है, लेकिन उसके बदले हो सकता है हमारी सेल के साथ साथ कॉस्ट भी ज्यादा हो गई हो, जैसे वो 75,000 रेंट देना पड़ रहा है और 5% कमीशन एक साइड में देना पड़ रहा है। तो इस वजह से फिर जो हमारा नेट प्रॉफिट है ना, वो सही रियलिस्टिक अप्रोच हो। चले जनाब, नेक्स्ट अगला सवाल भी आसान सा सवाल है। ऑटम 2014 का क्वेश्चन निकालें। ऑटम 2014 क्वेश्चन नंबर 2 है ये। ऑटम 2014 का क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, मैंने जो बाद में लोगों ने ज्वाइन किया है, मैं उनको कल का फॉर्मेट बता दूं। मैंने कहा है कि कल से मैंने आपको क्वेश्चन सेंड करने हैं हल करने के लिए, ब्रेक इवन और टारगेट कॉस्टिंग के। अगर आपने उनमें से मुझे सेलेक्ट, आपने वो हल करने हैं, ठीक है, जितने भी मैं सवाल दूंगा उनमें से फिर आपके जो सवाल नहीं होंगे आपने मुझे बताना है उसी तरह से, कि मैसेज कर देना कि सर ये सवाल आपसे नहीं हुए, वो सवाल मैं आते ही डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। और बाकी मैं आपको जर्नल जो चैप्टर नंबर 1, 6 और 7 है ना, इसमें से लाजमी 15 नंबर का पेपर बनना है, तो मैं आपको उसके सवाल करवाया करूंगा, ठीक है, ताकि ना वो साथ साथ वो भी ये काम आप करते जाओ, प्रॉब्लम मैं डिस्कस करता जाऊं, और उसके बाद इंशाल्लाह हम हमारा वो भी खत्म हो जाए। मैं चाहता हूं कि आपके ना ये फाइनल मॉक से पहले पहले ये हम खत्म कर लें। चले जी, क्वेश्चन नेक्स्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 है, सितंबर 14 क्वेश्चन नंबर 2। चेक करें जरा, 11 नंबर का सवाल, बिल्कुल छोटा सा 11 नंबर का सवाल। सवाल क्या है जनाब, कहता है कि आपने, एक तो कहता है कि आप ना प्रॉफिट स्टेटमेंट बना के दो। वो कैसे बनती है बोला, करंट का भी और प्रपोज का भी, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वो हमारे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट, ये हमारी प्रॉफिट स्टेटमेंट बन गई। फिर वो कहता है ब्रेक इवन सेल्स एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी आफ्टर टेकिंग द अबव मेजर, मतलब प्रपोज्ड। कहता है ब्रेक इवन सेल्स भी बताएं और मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताएं प्रपोज्ड की, मतलब ये जो हमारे पास जो नई सिचुएशन आई है, ये बी पार्ट है 4 नंबर का। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का पता है ना, जो एक्चुअल में सेल्स होती हैं और जो ब्रेक इवन सेल्स होती हैं, इनका जो फर्क होता है, बजटेड सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स का जो फर्क होता है, उसे हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। और अगर उसको परसेंटेज में लिख लो तो वो भी लिख सकते हो। तो जनाब बिस्मिल्लाह करते हैं फिर। ऑटो इंडस्ट्री लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स ऑटो स्पेयर पार्ट्स, करंटली इट इज ऑपरेटेड 70% ऑफ द कैपेसिटी। एट दिस लेवल द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। ब्रेक इवन सेल्स, लो जी, ब्रेक इवन सेल्स उसने बता दी 125 मिलियन है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25 मिलियन है। इसका मतलब है जो आपकी एक्चुअल सेल्स हुई है ना, वो 150 मिलियन की है। ब्रेक इवन का मतलब है कि इतनी आपने, ये नो प्रॉफिट नो लॉस, और उससे ऊपर जितनी भी सेल्स होती हैं वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो होती हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपकी 25 मिलियन, इसका मतलब एक्चुअल में आपकी 150 सेल हुई है, 150 मिलियन की, क्योंकि 125 पे तो नो प्रॉफिट नो लॉस, तो वो तो ब्रेक इवन सेल्स हुई। उससे ऊपर जो भी सेल्स होंगी
वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाती है। तो 150 की आपकी एक्चुअल सेल्स है करंट सिचुएशन में, और उसके ऊपर आप जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन ले रहे हो ना वो 20% है। एक कंट्रीब्यूशन मार्जिन का मतलब दोबारा मैं इसलिए बताता हूं ताकि याद रहे, इसमें आपके पास जनाब 100% सेल है, 20% कंट्रीब्यूशन है और 80% वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है ना। ये जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन गिवन होता है ना 20%, तो 100 सेल होती है, 20% हमारा कंट्रीब्यूशन हो गया, 80% हमारी वेरिएबल कॉस्ट होगी। सेल्स का सब कुछ सेल्स का है। AIL is planning to increase capacity utilization through the following measure। ये जी इस चीज के ऊपर हम जो हमारा नॉर्मल है ना वो तो हम आधा लिख ले। उसने कहा है कि अपने प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी है दोनों की। तो जनाब करंट और प्रपोज्ड, लो जनाब जो हमारे करंट सेल्स हैं वो तो आ गई ना 125 प्लस 25 150 मिलियन रुपीज एंड मिलियन है। इसकी वेरिएबल कॉस्ट 80%, 150 का 80%, 120। हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गया। पहले भी उसने बताया था कि 20% है, तो आप 20% लें तो 30 ही आएगा। ठीक है जनाब। अगर हमें कहीं से फिक्स कॉस्ट भी मिल गई ना तो माइनस करेंगे, हमारी इनकम स्टेटमेंट बन जाएगी करंट की। अब वो कहता है सेल प्राइस वुड रिड्यूस्ड 5% और सेल वॉल्यूम इंक्रीज 30%। मैं बार बार कह रहा हूं जो वेरिएबल कॉस्ट है वो सेल प्राइस की वजह से चेंज नहीं होगी, सेल वॉल्यूम की वजह से चेंज होती है। वो अपनी कॉस्ट की वजह से चेंज हो सकती है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट बजाते खुद बढ़े। सेल प्राइस के चेंज होने से किसी भी वेरिएबल कॉस्ट पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेल वॉल्यूम के चेंज होने से हर वेरिएबल कॉस्ट पे फर्क पड़ता है, चाहे मटेरियल हो, लेबर हो, वेरिएबल ओवरहेड हो। ठीक है। तो आए जरा, सेलिंग प्राइस 5% आपने कम कर दिया है तो कम कर देते हैं। 150 थी पहले, मैं यहां पर इसकी वर्किंग करने लगा हूं। अब नई जो सेल आएगी 150 मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस कम की, तो कितनी कम की? 5%, तो 95%, और कीमत बढ़ाई आपने, सॉरी वॉल्यूम बढ़ गया 30%। ये आपकी नई सेल्स आ गई। मतलब जो आपकी सेल्स बढ़ी हुई थी 150, उसने कहा कि उसका 95 कीमत 5% कम कर दी और वॉल्यूम 30% बढ़ गया। तो बताइएगा जरा कितनी नई सेल की वैल्यू आएगी? 185.25। गुड, डन। वेरिएबल कॉस्ट पे देखते हैं, अगर कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ नहीं बताया उसने वेरिएबल कॉस्ट के बारे में, नीचे एंड पे देखें, एंड पे देखें। एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन इकोनॉमी ऑफ स्केल वुड रिड्यूस वेरिएबल कॉस्ट 10%। वेरिएबल कॉस्ट 10% कम हो जाएगी। तो लॉ जनाब 120 मल्टीप्लाइड बाय 90% मल्टीप्लाइड बाय 1.30। वेरिएबल कॉस्ट जो पहले आई थी वो 10% कम हो जाएगी, लेकिन वॉल्यूम की वजह से, क्योंकि वो वेरिएबल कॉस्ट है तो वॉल्यूम के ऊपर वो बेस करती है, जितना वॉल्यूम ज्यादा उससे मल्टीप्लाई जरूर होगी। 140.40। लो जनाब कंट्रीब्यूशन आ गया हमारा इसका। करें जरा इसको माइनस 44.85। गॉट इट। अब आते हैं इनके फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर। तो हमारी इनकम स्टेटमेंट सवाल हो गया, 11 नंबर कैश हो गए आपके। आगे देखते हैं। इंक्रीज इन सेल्स वुड रिक्वायर्ड additional investment 40 million in distribution vehicle and working capital। कहता है कि अगर आपने सेल्स बढ़ानी है ना तो आपको 40 मिलियन का पैसा लगाना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल और व्हीकल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, और जिसको अरेंज करने के लिए 15% के ऊपर आपको फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी। लो जनाब, ये जो आपको 40 मिलियन चाहिए ना एक्स्ट्रा, इसका जो 15% है ना ये आपकी कॉस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट में आएगा।
और लेकिन ये नए अगर हम प्रपोज के अंदर आएगी, करंट सिचुएशन में ये नहीं आएगी। करंट सिचुएशन का देखते हैं, वो कहता है डेप्रिसिएशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल वुड बी ₹5 मिलियन। कहता फिर उसका जो 5 मिलियन होगा वो भी। जी जनाब, अब मुझे बताएं जरा सोचकर, इस डाटा के अंदर ना फिक्स्ड कॉस्ट छुपी पड़ी है। कोई बता सकता है फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? ओ भाई, ब्रेक इवन सेल में जो कंट्रीब्यूशन होता है वही फिक्स्ड कॉस्ट होती है। ब्रेक इवन सेल के अंदर कंट्रीब्यूशन बराबर होता है फिक्स्ड कॉस्ट। तो जितना कंट्रीब्यूशन इसके अंदर है ब्रेक इवन सेल्स का उतनी ही फिक्स्ड कॉस्ट होती है। ये कल भी हमने पढ़ा था, बार बार पढ़ते हैं तो अच्छा नहीं लगता, कि देखें असल में होता क्या है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट बराबर होता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करो तो बराबर होता है प्रॉफिट, और इसमें प्रॉफिट होता है 0। इसका मतलब है कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। तो मेरे भाई यहां पर जो आपका कंट्रीब्यूशन सेल 125 है, उसका जो 20% है वो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है। ब्रेक इवन सेल्स का जो कंट्रीब्यूशन होगा वही फिक्स्ड कॉस्ट होगी, जो फिक्स्ड कॉस्ट होगी वही कंट्रीब्यूशन होगा टोटल। तो कितना आ गया? 125 का 20%। ये बात समझ लगी है ना? इसके ऊपर वैसे भी हमारी बहुत बहस हो चुकी है। तो फिक्स्ड कॉस्ट, $125 का 20%, कितना आ जाएगा? 25। और जो प्रपोज्ड है उसमें ये फिक्स्ड कॉस्ट तो आनी है पहले वाली, प्लस उसमें जो व्हीकल की डेप्रिसिएशन है वो भी आएगी, और जो फाइनेंस कॉस्ट, वो सारी जो एसेट है वो नहीं आएंगे। ये व्हीकल खरीदा वो नहीं आएगा सारे का सारा, क्योंकि वो तो अगले साल भी चल रहा होगा, हम 1 साल की बता रहे हैं। तो उसकी जो फाइनेंस कॉस्ट एक्स्ट्रा आएगी वो भी आएगी। व्हीकल की डेप्रिसिएशन आ गई, और फाइनेंस कॉस्ट कितनी है? 40 का 15% लें, 40 का 15%, कितना आता है? 40 का 15%, 7। 40 मल्टीप्लाइड बाय 15%, 6। लो जनाब, ये आपकी नई कॉस्ट आ गई। लो जनाब, दोनों का आपका प्रॉफिट स्टेटमेंट बन गई। 30 में से 5 माइनस 25 माइनस करेंगे 5 मिलियन, और 36 माइनस कर दें 8.85। ये पहला पार्ट हो गया। उसने कहा जी दोनों की इनकम स्टेटमेंट बनाए। अब अगला पार्ट है, वो कहता है कि ब्रेक इवन सेल्स फाइंड करें और मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड करें प्रपोज्ड का। तो ब्रेक इवन सेल का तो फार्मूला आपको आता है, ब्रेक इवन सेल्स का फार्मूला आपको आता है। ब्रेक इवन सेल्स क्या फार्मूला होगा जनाब? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशो। फिक्स्ड कॉस्ट है 36 डिवाइडेड बाय CS रेशो है आपके पास, C मतलब कंट्रीब्यूशन 44.85 डिवाइडेड बाय 185.25 मल्टीप्लाइड बाय 100 नहीं, क्योंकि अमाउंट फाइंड करेंगे, अमाउंट फॉर्म में फाइंड कर रहे हैं। तो करें जरा 36 डिवाइड बाय 48.85 डिवाइडेड बाय 185.25, कितनी आ गई CS रेशो? 148.7। ये है ब्रेक इवन सेल्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी उसने पूछा है, कहता है जी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताएं।
तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की जो सेल्स आ रही हैं और जितनी ब्रेक इवन से एक्चुअल सेल ज्यादा है वो हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाती है। जितनी हमारी सेल ज्यादा है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाती है। तो चाहे तो आप लोग इसको परसेंटेज में लिख लें या सिंपल इनका डिफरेंस लिख लें। अमाउंट चाहिए तो इनका डिफरेंस, परसेंटेज चाहिए तो डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक होगी बात। तो 185 में से इनको माइनस कर दें, 185 माइनस 25 माइनस 148.7 कितना आ गया? 36 पॉइंट डबल। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स हैं। अगर परसेंटेज चाहिए तो परसेंटेज आ जाएगा 36.55 डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स या एक्चुअल सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपकी परसेंटेज भी आ जाएगी, डिवाइड बाय 185.25 मल्टीप्लाई बाय 100। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेसिकली 19.73%। जी जनाब, क्लियर होगी बात? नेक्स्ट चलते हैं। मेरे पास एक सवाल करने का टाइम है क्योंकि उसके बाद मेरी क्लास स्टार्ट हो जानी है। तो बाकी फिर क्वेश्चन का ऐसा होगा कि मैं आपको, अच्छा इसमें कोई सवाल पूछना है तो पहले पूछ ले, फिर आगे चलते हैं। सर इसमें आपने 6 को के साथ 20% से मल्टीप्लाई किया है, हाँ जी, वो ये कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्जिन ऑफ सेल्स वाला 20% है। मेरी बात सुने। अब ब्रेक इवन सेल्स के अंदर ना कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट होता है। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन है 20% ऑफ सेल, तो फिक्स्ड कॉस्ट भी यही होगी। ब्रेक इवन सेल्स के अंदर ये हमने कई दफा प्रूव किया हुआ है और अभी आज भी मैंने ये अभी थोड़ा सा यहाँ पे बताया कि कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट बराबर होती है। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमने यहां से निकाल ली ब्रेक इवन सेल से। और वैसे भी अगर आप थोड़ा सा और मजीद देखते हो, मैं आपको इसके अलावा भी बता देता हूँ। ये देखें, आप मुझे बताएं ब्रेक इवन सेल्स का फार्मूला क्या होता है। ब्रेक इवन सेल अमाउंट फॉर्म में ब्रेक इवन सेल्स का फार्मूला कोई बता सकता है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएस रेशियो। सीएस रेशियो बेसिकली होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो आप रेशियो लिखते हो ना, ये बेसिकली क्या होता है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब आप देखिए ब्रेक इवन सेल्स है 125, फिक्स्ड कॉस्ट हमारे में नहीं पता, डिवाइडेड बाय सीएस रेशियो है 20%। तो ये 20% इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। बेसिकली आप जहां से मर्जी फाइंड करें, फिक्स्ड कॉस्ट बराबर होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन ब्रेक इवन के अंदर, हमेशा नहीं, ब्रेक इवन के अंदर। अदर देन ब्रेक इवन क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस नेट प्रॉफिट, जो टारगेट प्रॉफिट होता है। ठीक है जनाब, चले जी अगले सवाल पे चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट मार्च 15 का क्वेश्चन नंबर 1 निकालें। मार्च 15 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसके बाद जो अगले सारे सवाल होंगे वो मैं आपको फिर बताऊंगा, तो आपने करने होंगे और उसमें फिर जो जो मसला आएगा तो वो हम फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये भी 17 मार्क्स का क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान। यानी इसकी ना अगर आपको परसेंटेज की गेम समझ लग जाए ना और चीजें अगर आपको सही सा तरह से दिमाग में आ जाए तो ये इतना मुश्किल सवाल नहीं होता, याद रखें। इसके अंदर सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है जनाब, तो निकालें जरा स्प्रिंग 15 क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा हमने ना, मैं जो भी सवाल टारगेट कॉस्टिंग के आ रहे हैं वो भी साथ साथ डिस्कस करी जा रहा हूँ। ठीक है, तो कल मैंने जो आपको काम देना है ना वो टारगेट कॉस्टिंग और ब्रेक इवन सेल्स का देना है, और वो देना कब तक का है? 2020 तक के सवाल, यानी स्प्रिंग 15 तक तो मैंने करवा दिया, फिर ऑटम 15 से लेकर 2020 तक जितने भी 5 6 10 जितने भी सवाल हैं वो करने हैं, और फिर नेक्स्ट 21 22 23
ठीक है, चलें जनाब। आए जरा, वो लिखा हुआ है केपी के डेयरीज लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस 3 एनर्जी फ्लेवर्ड मिल्क फ्रॉम 1 जुलाई 2015। सवाल हमने किया हुआ है, इसमें एक अच्छा पॉइंट है बस। in this following projections have been made। कहते हैं C+I+V+ प्लान्ड प्रोडक्शन बता दी और उसकी सेल्स बता दी। सेल दोनों नंबर्स में है, अमाउंट नहीं है, ये नंबर है, यूनिट्स है। फिर वो कहता है कि जनाब आपके पास डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, ओवरहेड और फिक्स कॉस्ट। लो जनाब वेरिएबल कॉस्ट भी बता दी और उसने हमें फिक्स कॉस्ट भी बता दी, और ये भी टोटल है, रुपीज में है, सॉरी पर पैकेट है, यहां पर लिखो पर पैकेट। फिर सेलिंग एंड एडमिन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पर पैकेट है, वेरिएबल ओवरहेड भी बता दी, फिक्स बता दी, और टोटल कॉस्ट पर पैकेट भी बता दी। यहां से देखिएगा जरा, केडीएल विल सेल इट्स प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूटर टू 5% कमीशन। ये ऊपर कमीशन नहीं बताया हुआ, तो ये कमीशन भी हम ऐड करेंगे। फिर वो कहता है कि एंड एक्सपेक्ट टू अर्न अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन 40% ऑफ नेट सेल्स। कंट्रीब्यूशन मार्जिन 40% ऑफ नेट सेल्स, यही मसला है बस। आगे उसने लिखा भी, दैट इज सेल्स माइनस डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन। जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है ना, वो डायरेक्ट सेल पे अप्लाई नहीं होगा, बस कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेल पे अप्लाई नहीं होगा, बल्कि नेट सेल पे अप्लाई होगा। हम एक सीपीएस बना लेते। देखिए, अगर मेरी सेल्स 100 है तो इसका कमीशन कितना होगा? मैं यहां पर वर्क करवा दे तो इधर आ जाए। अगर मेरी सेल्स 100 है तो कमीशन कितना होगा? उसने कहा 5% सेल्स का, तो 5 ये होगी हमारी नेट सेल्स 95। कहता है जो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, जो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो नेट सेल्स का 40% है। सबसे बड़ी ये चीज थी बस। तो आपका कंट्रीब्यूशन अगर मैं पूछूं तो कंट्रीब्यूशन कितना है, बताएं जरा, कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 100 का 40% या 95 का 40%? 95 का 40%, 38। 38 आपका कंट्रीब्यूशन है, 38 आपका कंट्रीब्यूशन है, 95 आपकी नेट सेल्स हैं। तो मुझे आप बता सकते हैं इसमें वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी विदाउट कमीशन? वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? और जाहिर सी बात है, सेल और कंट्रीब्यूशन का डिफरेंस, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट बराबर होता है कंट्रीब्यूशन। तो 95 और 38 का डिफरेंस कितना? कितना? 57। बस ये चीज इंटरेस्टिंग थी। लोगों ने 60% ले लिया था, लोगों ने बेसिकली सेल का डायरेक्ट ले लिया, ओवरऑल सेल्स का 40 और 60 कर दिया, क्योंकि अगर कंट्रीब्यूशन 40 है तो वेरिएबल कॉस्ट 60 होगी, लेकिन उसके अंदर कमीशन भी है, कमीशन को अलग से देखना है। तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी 57 है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें सवाल के अंदर वेरिएबल कॉस्ट ही तो गिवन है। अब वेरिएबल कॉस्ट को 57 पे डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सेल आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कमीशन आ जाएगा, 95 से मल्टीप्लाई करेंगे नेट सेल्स आ जाएंगी, 38 से मल्टीप्लाई करेंगे कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। सारा सवाल आपका हल हो चुका है। और उनको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। सर वो आगे आपकी आवाज कट गई थी, तो आप जरा ये दोबारा एक बार रिवाइज कर सकते हैं सर? जी मैं कर देता हूँ, कर देता हूँ, टाइम थोड़ा है। देखें, उसने ये सवाल पढ़े जरा, कहता है ये 2 लाइन ही पूरा सवाल है। KDL will sell its production through distributor 5% of sales price। कहता है जितने सेल होगी उसका 5% कमीशन है। तो हमने लेट किया है कि जो सेल है वो 100 रुपया है, तो कमीशन इसका 5 रुपया हो जाएगा। तो इसमें से अगर कमीशन निकाल दिया जाए तो नेट सेल्स हमारी हो जाएंगी 95। फिर वो कहता है कि जो आपका कंट्रीब्यूशन है ना वो 40% ऑफ नेट सेल्स का है, मतलब 95 का 40% आपका कंट्रीब्यूशन है।
इसका 40% आपका कंट्रीब्यूशन है जो कि बनता है 38, और कंट्रीब्यूशन और नेट सेल्स का डिफरेंस होता है वेरिएबल कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। क्योंकि हमें देखे ना, यहां पर ये मटेरियल गिवन है, ये लेबर गिवन है, ये ओवरहेड गिवन है, यही तो वेरिएबल कॉस्ट गिवन है। यहां से तो हमने सेल फाइंड करनी है, इन सबको प्लस कर दें और यहां से कंट्रीब्यूशन फाइंड हो जाएगा, सब कुछ फाइंड हो सकता है यहां से। हाँ, उसमें फर्दर ये जो वेरिएबल ओवरहेड है ये भी निकाल देंगे तो हमारे पास नेट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। एक ग्रॉस कंट्रीब्यूशन होता है ना, जब प्रोडक्शन के वेरिएबल एक्सपेंस माइनस करते हैं, फिर हमारा नेट कंट्रीब्यूशन भी होता है। उसने बेसिकली हमसे पूछा ब्रेक इवन सेल्स फाइंड करें इन पैकेट्स और इन रुपीस। तो ये पर पैकेट में गिवन है तो हम पर यूनिट कंट्रीब्यूशन फाइंड कर चुके हैं। फिक्स्ड कॉस्ट भी गिवन है, ये देखें, फिक्स्ड कॉस्ट 5 रुपए ये है और 25 रुपए ये है, और ऊपर यूनिट्स भी गिवन है। फिक्स्ड कॉस्ट भी हमारे पास है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी हम फाइंड करने जा रहे हैं, तो उनको आपस में डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। दो मिनट चले जी। तो सबसे पहले आप ऐसा करें, इन सब की ना वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करें, इन तीनों की, ठीक है। तो अब ये तो आपके पास सीपीएस तो बन गया ना, सेल्स 100 है, कमीशन 5 है, और नेट सेल्स हमें चाहिए होती है, तो नेट सेल्स भी हमारी आ जाएंगी और सारा कुछ ही फाइंड हो जाएगा। फिलहाल आप लोग ऐसा करो कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करो, पर पैकेट, वेरिएबल कॉस्ट पर पैकेट। हमारे पास सी प्लस है, आई प्लस है और वी प्लस, ठीक होगी बात। और क्योंकि ये मल्टीपल है, क्योंकि 3 प्रोडक्ट हैं, तो हमें ओवरऑल तो टोटल फाइंड करना पड़ेगा, तो फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अलग अलग नहीं फाइंड करना। याद रखें, जब भी एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो तो आपने सबसे पहले ब्रेक इवन, टोटल ब्रेक इवन सेल्स या यूनिट्स फाइंड करने हैं, फिर उनको अलग अलग कर देना, ठीक होगी बात। चलें जी, आए जरा। सबसे पहले तो सबकी मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सबका गिवन है। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड 100, 15, 23, 100, 15, 23। दूसरे का 98, 30। और इसका वेरिएबल ओवरहेड भी निकाल देते हैं, क्योंकि उसने कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, और कंट्रीब्यूशन तो हमारे पास सारे एक्सपेंस माइनस करने के बाद होता है वेरिएबल। 12 भी निकाल, वेरिएबल ओवरहेड 12। फिर आप प्लस करें जनाब 98, 13, 19, 98, 13, 19 और 8 भी, वेरिएबल सारे एक्सपेंस इकट्ठे कर ले। फिर आप करें जनाब 97, 12, 16 और 10। लो मेरे भाई, ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। प्लस करके बता दो जरा कितनी आ रही है वेरिएबल कॉस्ट। 150 प्लस 7 करते हो यार, एक ही बंदे की ड्यूटी लगा दी आपने। 138 और 130। लो मेरे भाई, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। हाँ जी, अब यहां से मुझे बताएं सेल कितनी आएगी। यहां से आप सेल फाइंड कर सकते हो, यहां से आप कमीशन भी फाइंड कर सकते हो, यहां से आप कंट्रीब्यूशन भी फाइंड कर सकते हो। गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड। वेरिएबल कॉस्ट आपकी 57 है, तो इसको 57 पे डिवाइड करें।
57 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करोगे सेल, 5 से मल्टीप्लाई करोगे कमीशन और 38 से मल्टीप्लाई करोगे तो कंट्रीब्यूशन। ये सारा आपके पास डाटा यहां पर आ जाएगा। तो कर लो, अब जो जो चाहिए आपको फाइंड कर लो। 150 डिवाइडेड बाय 57 मल्टीप्लाइड बाय 100, 263.157, 263.16। सबका ही एक ही दफा फाइंड कर दो सेल्स, सबकी सेल्स एक दफा। 138 डिवाइड बाय 57 मल्टीप्लाइड बाय 100, 242.11। फिर 135 डिवाइड बाय 57 मल्टीप्लाइड बाय 100, 236.84। लो जी, कमीशन फाइंड अगर करना है ना तो इसी का 5% लेते जाएं या वो भी वैसे ही फाइंड कर लें, जो आपकी अपनी मर्जी है। तो इसका आ जाएगा 5% 13.16, 242.11 का 5% 12.11 और 236.84 का 5% 11.8। नेट सेल फाइंड करनी है तो नेट सेल भी फाइंड कर लें, लेकिन अभी मैं जा रहा हूं कंट्रीब्यूशन पे डायरेक्ट। ये कोई प्लस माइनस नहीं कर रहे, ये हम वैसे अभी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ये डायरेक्ट हमें वैल्यू फाइंड चाहिए, ठीक है। कंट्रीब्यूशन 38, इनको अगर आपने नेट करना है ना तो आपकी नेट सेल्स आ जाएंगी। वो भी डायरेक्ट आप 95 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास डायरेक्ट नेट सेल्स भी आ जाएगी। इनको आप माइनस करके नेट सेल्स फाइंड कर सकते हैं। जी जनाब, 263.16 माइनस 13.16 कितना आ गया? 250। फिर 242.11 माइनस 12.11, 230। तो 236.84 माइनस 11.84, ये हमारी नेट सेल्स आ गई। फिर आप ऐसा करें, कंट्रीब्यूशन फाइंड कर रहे हैं अपने सीपीएस से। 150 डिवाइड बाय 57 मल्टीप्लाइड बाय 38 करो जरा, या वैसे ही और नेट सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते जाओ, आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। जैसे मर्जी फाइंड कर लो। 100, फिर 92, फिर 135 में से 225 माइनस कर दे 90, 90। लो जनाब, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। क्लियर होगी बात? चलें जी, अब आपने सबका अलग अलग कंट्रीब्यूशन तो फाइंड नहीं करना, आपने सबको इकट्ठा करना। ये आपका पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आ गया। और यहां पर अगर आप देखें तो आपके पास ये जो टोटल कंट्रीब्यूशन है, ये आपके पास टोटल प्रोडक्शन भी गिवन हुई है, टोटल सेल्स भी गिवन है। टोटल प्रोडक्शन भी गिवन है और टोटल सेल्स भी गिवन है। तो आप मुझे बताएं, आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो किसके ऊपर बेस करता है? टोटल प्रोडक्शन लेंगे या टोटल सेल लेंगे? जी, तो आप, ये तो एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अगर आपने इसको प्लस करके पर यूनिट ले लिया ना तो वो सही नहीं आएगा जवाब आपका। उसकी वजह भला क्या है? उसकी वजह यह है क्योंकि हर एक का जो यूनिट्स है ना वो डिफरेंट है। तो किसी, अगर पर यूनिट आपने कंट्रीब्यूशन लेना है तो फिर एवरेज लेना पड़ेगा। आप ऐसा करें कि इसको जो क्वांटिटी सेल हुई है
उससे मल्टीप्लाई कर दें, जो क्वांटिटी सेल हुई है उससे मल्टीप्लाई कर दें, और फिर टोटल कंट्रीब्यूशन को टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड कर दें। यानी आप ना पहले यहां निकाले टोटल कंट्रीब्यूशन, क्योंकि फिक्स कॉस्ट को, टोटल फिक्स कॉस्ट को हमने डिवाइड करना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे, क्योंकि जब भी मल्टीपल प्रोडक्ट गिवन होंगे ना तो टोटल कंट्रीब्यूशन हमारे पास आ जाएगा जी 100 मल्टीप्लाइड बाय इसके कितने यूनिट है 425, 425, और फिर दूसरा है 92 मल्टीप्लाइड बाय दूसरे के यूनिट्स कितने हैं 255,000, 255,000, और फिर है 170, 90 मल्टीप्लाइड बाय 170,000। ये हमारे पास आ जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा जनाब एक यूनिट का। तो आप करें जरा, ये हमारे पास आ जाएगा 425,000,000, फिर 255 को 92 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 423, 460,000। ये ऐसा कर क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि हमें जब भी मल्टीपल प्रोडक्शन गिवन होती है ना तो हम पहले टोटल फाइंड करके फिर उसको बेस बनाकर डिवाइड करते होते हैं। अलग अलग कभी भी आपने कंट्रीब्यूशन फाइंड नहीं करना अगर मल्टीपल प्रोडक्ट आ जाए। तो 425,000, फिर आ गया 23,460 प्लस 15,300, ये हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया 81,260,000, और इसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पे, 425 प्लस 255 प्लस 170 डिवाइड बाय 850,000, और ये इसको प्लस किया है 850,000, तो आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा 81,260 डिवाइडेड बाय 850, 95.6। दैट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स कर दिए, हमारे पास आ गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट टोटल। और अब हमारे पास टोटल सेल्स, सॉरी फिक्स कॉस्ट, ये गिवन है 5 रुपए, 25 रुपए। तो सबकी फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड करें जरा जल्दी से। जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो प्रोडक्शन यूनिट से मल्टीप्लाई करो, और जो सेलिंग कॉस्ट है वो सेलिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई करो, तो फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। मतलब जो 25 रुपए है वो 540 से मल्टीप्लाई होगा, 275 से मल्टीप्लाई होगा, और 185 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये प्रोडक्शन कॉस्ट है। और जो सेलिंग कॉस्ट है वो यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई होगा। 5 को 425 से मल्टीप्लाई करो, इस 5 को 225 से, और इस 5 को 170 से। ये बात समझ लग गई है ना? मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूं, फिक्स कॉस्ट डायरेक्ट लिखने लगा हूं। सर अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन अलग अलग फाइंड कर ले हर प्रोडक्ट का तो वो नहीं सही? नहीं, कंट्रीब्यूशन हमने फाइंड अलग अलग ही किया है, लेकिन जब भी आपने ब्रेक इवन पे जाना है ना, तो जब भी आपको मल्टीपल प्रोडक्ट गिवन होगी ना, तो वो कहता है कि पहले आप टोटल ब्रेक इवन यूनिट या सेल फाइंड करो, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करो ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू या ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट। तो ये हमने मल्टीपल का कॉन्सेप्ट ही यही है कि कभी भी मल्टीपल प्रोडक्ट, एक से ज्यादा प्रोडक्ट गिवन हो ना ब्रेक इवन के अंदर, तो हमने पहले टोटल फाइंड करना है, टोटल के बाद फिर उसको अलग अलग भी करना है, लेकिन डायरेक्ट सबका अलग अलग नहीं फाइंड करना। तो जनाब मैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपको बता दिया कि फाइंड कैसे करनी है। मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको कॉस्ट बता रहा हूं, या फाइंड करोगे तो यही निकलेगी 27,500 डिवाइडेड बाय 95.6। तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी ब्रेक इवन यूनिट्स, ब्रेक इवन यूनिट्स। करो जरा डिवाइड, 27,500,000 डिवाइड बाय 95.6, तो ये हमारे पास आ रहा है जनाब 287
तो मेरे पास आंसर आ रहा है वो 287 है 660। ये यूनिट्स हैं। अब इसको किस तरह से हमने एलोकेट करना है, किस तरह से हमने इसको एलोकेट करना है? ये ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट भी हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू भी हो सकता है। ठीक होगी बात? ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट भी हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू भी हो सकता है। तो मकाम आप आसान हो गया, आप ऐसा करें कि सी आई और वी है ना, इसके टोटल यूनिट्स पे डिवाइड कर दें। 287,660 डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट हमारे कितने सेल हुए हैं? 850 थे ना, 850,000। 425 प्लस 255 प्लस 170, 850,000। तो पहले आप मल्टीप्लाई करना 425 से, तो सी का आंसर आ जाएगा। फिर आप मल्टीप्लाई करना 255 से, फिर आप मल्टीप्लाई करना 170,000 से, तो आपके पास सबके ब्रेक इवन यूनिट्स आ जाएंगे। 287,660 को डिवाइड करना 850,000 पे और मल्टीप्लाई करना 425,000 से, तो आपके पास सबके ब्रेक इवन यूनिट्स आ जाएंगे। इसके आगे जाए जनाब 143,830, 86,298 और 57,532। ये सबके ब्रेक इवन यूनिट्स आ गए और मल्टीपल का यही कॉन्सेप्ट है। और अगर आपको अमाउंट में चाहिए, इन यूनिट्स को सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर वो सीएस रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, या सिंपल यूनिट को सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। और सेल प्राइस हमने फाइंड की हुई है ऊपर दर देखें जाके, नेट सेल से नहीं, सेल प्राइस से। मेकर में 263.16 थी। ओके होगी बात? तो ये सेल प्राइस आपके पास हमने फाइंड की थी, ये इन सबको सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसकी सेल प्राइस है 263.16, 242.11, 236.84। तो ये आपकी अमाउंट भी आ जाएगी। एक अमाउंट में लिख देता हूँ, बाकी आप खुद ही लिख लेगा। 37,85030। तो ये आप सारी चीजें आपने लिख लेनी है। ठीक है जनाब, चलें जी, बाकी कल आया मैं मैसेज कर दूंगा आपको। ओके जी, अल्लाह।